नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। पाकिस्तान की फायरिंग आज भी जारी है। इस बीच पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद सैनिक राजेंद्र नारायण तुपारे को आज अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार हुआ। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग लगातार जारी है। आज सुबह से नौशेरा में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत भी जोरदार जवाब दे रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस बीच पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए राजेंद्र नाथ तुपारे का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के उनके पैतृक गांव कारवे में हुआ। पूरे सैनिक सम्मान के साथ राजेंद्र को अंतिम विदाई दी गई। शहीद को सम्मान देने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। लोगों की भीड़ के आगे स्टेडियम भी छोटा पड़ गया। अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार वालों के आंसू निकलते रहे। 9 साल के भेजे आर्यन ने राजेंद्र को मुखाग्नि दी। राजेंद्र नाथ तुपारे सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में नायक थे। रविवार को पुंछ की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान राजेंद्र शहीद हुए। रविवार को राजेंद्र के अलावा सेना के एक और जवान गुरसेवक सिंह भी शहीद हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने शहीद राजेंद्र के परिवार के लिए 15 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार आज जम्मू में बीएसएफ के कैंप पहुंचे। उरी हमले और पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार ने जम्मू में बीएसएफ के बेस कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। काफी वक्त जवानों के साथ बिताया, उनका हौसला बढ़ाया। अक्षय ने खुद को फिल्मी पर्दे का हीरो कहा और असली हीरो जवानों को बताया। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं तो एक हीरो माइक वीडियो में लगा देता हूँ। दीजिए माइक। यानी कि फिल्मों का हीरो। आप लोग सब रियल हीरो हैं। मैं तो नकली बंदूकों से खेलता हूँ, उसे इस्तेमाल करता हूँ। आप असली बंदूकों से खेलते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा जिगरा इतना है, आप लोगों का जिगरा उतना बड़ा है। एक आदमी जब शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पैसों की जरूरत जरूर पड़ती है कि क्यों ना एक ऐप ऐसी खोली जाए जिसके अंदर लोग उनके अकाउंट में जिनको जो मर्जी है देना चाहे मिल सके। अक्षय कुमार बॉलीवुड के इकलौते अभिनेता है जिन्होंने हाल ही में शहीद हुए एक जवान के परिवार को आर्थिक मदद दी थी। अक्षय कुमार ने जम्मू के आरएसपुरा में शहीद बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह के परिवार को 9 लाख रुपए की मदद की थी। अपनी फिल्म रुस्तम के प्रमोशन के दौरान भी अक्षय कुमार ने 16 शहीदों के परिवार वालों को कुल 80 लाख रुपए दिए थे। अक्षय कुमार ने उरी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए वीडियो मैसेज जारी कर कहा था कि जवानों ने अपनी शहादत ना दी होती तो आज हम नहीं होते। अक्षय कुमार ने दीपावली पर भी पीएम मोदी की मुहिम संदेश टू सोल्जर्स के तहत वीडियो मैसेज फेसबुक पर अपलोड किया था। अक्षय कुमार महाराष्ट्र में सूखा पीड़ित किसानों की मदद भी कर चुके हैं। उन्होंने 10 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी। दिल्ली एनसीआर में आज धुंध से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन PM 2.5 और PM 10 का स्तर अब भी 500 के पार है। कल दोपहर से शुरू हुई पश्चिमी हवाओं की वजह से आज धुंध से कुछ राहत मिली। धुंध कम होने से विजिबिलिटी में भी सुधार हुआ। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगर यही स्पीड करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाती है तो धुंध पूरी तरह से जो स्मॉग है वो छंट सकती है। इस बीच दिल्ली के प्रदूषण पर हो रही राजनीति का सिलसिला जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर कहा कि प्रदूषण पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही फसलों के कचरे की वजह से है। नॉर्मली मैं मानता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। 20% नहीं हुआ, एवरेज करेंगे तो 20% निकलेगा। पूरे साल का एवरेज कर देंगे आप या 6 महीने का एवरेज करेंगे, परंतु आज की डेट में देखेंगे तो 70% फसलें जलने की वजह से है। कांग्रेस की महिला विंग ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ऑफ सीजन में भी शिमला और धर्मशाला जैसे पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। दिल्ली से यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली में स्मॉग है, पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आएंगे ताकि एक थोड़ा चेंज मिल जाए। नहीं, अभी तो ये सीज़न ही नहीं है। मतलब दिल्ली इज़ नॉट एरिया कि यहाँ पे जाया जाए, क्योंकि इतनी खराब हालत हो चुकी है वहाँ की। एनजीटी की फटकार के बाद कल दिल्ली में पानी के छिड़काव का काम शुरू हुआ।
एलजी नजीब जंग ने कल दिल्ली सरकार को 15 साल पुराने डीजल के वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया था। एलजी ने धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की तादाद 15% से बढ़कर 60% हो गई। प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी में आज भी सुनवाई हुई। दिल्ली समेत 4 राज्यों के पर्यावरण सचिव मौजूद रहे। एनजीटी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फटकार लगाई। कहा, आप लोग पर्यावरण को लेकर संवेदनहीन हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा, आपने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए? आपने पटाखों पर बैन क्यों नहीं लगाया? दिल्ली सरकार, हमने बैन लगाया था। अगर पटाखों पर बैन था तो नोटिफिकेशन दिखाएं। आप क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं, क्या ऐसे कंट्रोल होगा प्रदूषण? आपके उठाए गए कदमों से कोई फायदा हुआ? इसका कोई डेटा है? जो बैठकें आज हो रही हैं वो वक्त रहते क्यों नहीं हुई? इसके अलावा एनजीटी ने फसलों के कचरे जलाने पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। कहा, आपने क्या कदम उठाए? हमने कहा था कि कचरे से निपटारे के लिए मशीनें खरीदी जाएं। आपकी सरकार ने क्या ऐसा किया? जब फसलों का कचरा जलाने की खबर सामने आई तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि कहां ऐसा हो रहा है? एनजीटी ने पंजाब सरकार से पूछा कि बीते 1 साल में फसलों का कचरा जलाने पर कितने लोगों का चालान हुआ। एनजीटी ने यह भी पूछा कि सरकार ने फसलों का कचरा जलाने पर लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन पर कितना खर्च किया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं कराया जा रहा। एनजीटी ने बदरपुर पावर प्लांट बंद किए जाने की वजह भी दिल्ली सरकार से पूछी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा तो इससे बचने के लिए मास्क की मांग में भी इजाफा हुआ, लेकिन लोगों की जरूरत को देखते हुए अब मास्क की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। जो मास्क कल तक बाजार में 50 रुपए में मिलता था, अब 150 रुपए में मिल रहा है। 100 वाला 250 रुपए में, यानी बाजार में मास्क की कालाबाजारी जमकर हो रही है और मास्क के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। आगे जैसे मैन्युफैक्चर बढ़ा रहे हैं, हम नहीं बढ़ा रहे। आपको मैं न्यूज़पेपर दिखा। कौन बढ़ा रहा है सर? जो जहाँ से हमारे को आता है माल, जहाँ से हमारे सोर्स ऑफ, जहाँ से हम ले रहे हैं ना, वो ही लोग बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, जब यहाँ से पीछे से बढ़ा देते हैं ना वो लोग रेट। ये जो 40 रुपीज़ का है, इसके ऊपर ब्लैक हो रही है। अब ये जो 100 रुपये का है, ये कम से कम भी आप बाजार में ये 40 रुपीज़ से ऊपर का नहीं है। और जो ब्लैक वाला मास्क है वो 20 रुपीज़ का है। जो लोग कभी 50 रुपीज़ जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो 50 रुपीज़ का कम से कम बेच रहे हैं। मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये वही है ना कि जो चीज़ चल रही है बेसिकली, तो उस चीज़ की एक धुन चलती रहती है, तो एक ट्रेंड चलता है। जिस दिन ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा उस दिन ये चीज़ों की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी बेसिकली। एयर पोल्यूशन से बचाने में N95 और N99 बेहद कारगर माने जाते हैं। N95 करीब 95% और N99 करीब 99% तक खतरनाक कणों को फिल्टर करता है। सर्जिकल मास्क प्रदूषण से लड़ने में मामूली सुरक्षा देता है। जब आप मास्क पहने तो इस बात का ख्याल रखें कि मास्क आपके चेहरे पर बिल्कुल फिट बैठता हो, क्योंकि ढीले मास्क का कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। एक आरोपी दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान के पिता भूपेंद्र सिंह है। रोहिणी साउथ थाने में महिला ने आम आदमी पार्टी के नेताओं भूपेंद्र सिंह और राम प्रताप गोयल के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव में टिकट देने का झांसा देकर उससे रेप किया गया। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 376D और 506 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप के आरोप लगते रहे हैं। नरेला से विधायक शरद चौहान और उसके सहयोगी रमेश भारद्वाज पर आम आदमी पार्टी महिला कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। 18 जुलाई को आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। 10 सितंबर को ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर अपनी ही रिश्तेदार के साथ रेप करने का आरोप लगा। सितंबर में ही सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार का अश्लील वीडियो सामने आया। संदीप पर राशन कार्ड के बदले महिला के यौन शोषण का आरोप है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर भी एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
महिला का आरोप है कि रेप के बाद आरोपियों ने उस पर और लोगों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव डाला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। कल सुबह तक नतीजे आने की उम्मीद है। शुरुआती वोट डालने वालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री शेन किम्ब्रो शामिल हैं। न्यू हैम्पशायर में भी सबसे पहले मतदान का काम शुरू हुआ। वोटिंग के बाद शुरुआती नतीजों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। वोटिंग से कुछ घंटे पहले फिलाडेल्फिया में हिलरी क्लिंटन ने शक्ति प्रदर्शन किया। वोटिंग से पहले हिलरी की आखिरी रैली में राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति और हिलरी के पति बिल क्लिंटन भी मौजूद रहे। रैली के दौरान बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले किए। I want you to focus because the choice you face when you step into that voting booth could not be clearer. Donald Trump is temperamentally unfit to be commander-in-chief. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी और पेचीदा है। अमेरिका में 50 राज्य और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट मिलकर नया राष्ट्रपति चुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुना जाता है। आम जनता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 438 सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों को चुनेगी। इसी से इलेक्टोरल कॉलेज तय होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की औपचारिक शुरुआत भले ही अब हुई हो, लेकिन इससे पहले ही वहां पर करीब 22% मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रुख की कड़ी आलोचना की है। अकबरुद्दीन ने कहा कि जिन संगठनों और व्यक्तियों का नाम खुद सुरक्षा परिषद ने आतंकियों की कैटेगरी में डाला है, उन पर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। सैयद अकबरुद्दीन ने ये बात जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर लगाए गए टेक्निकल होल्ड की वजह से कही। 31 मार्च 2016 को भारत ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से चीन अकेला था जिसने वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत की अर्जी पर रोक लगा दी थी। सितंबर में भारत ने फिर अपील की। इस बार भी चीन ने वीटो लगा दिया। चीन ने कहा कि हम आतंकवाद के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन किसी भी देश के सियासी फायदा उठाने की कोशिशों का विरोध करते हैं। मसूद अजहर पर बैन लगा तो उसकी संपत्ति कुर्क होगी और उसके खुलेआम घूमने पर भी रोक लग जाएगी। मसूद अजहर ने पठानकोट एयरबेस और संसद पर हमला कराया था। जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद की मां ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बेटे को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई। लापता बेटे को लेकर नजीब की मां फातिमा और बहन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने उनके घर गई। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नजीब को ढूंढने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी नजीब को जल्द ढूंढने का भरोसा दिया है। कुछ नहीं लग रहा मुझे, मेरा वेट कर रहा था, मुझे बुला रहा था, वो मैं पहुंच रही थी वहाँ पे, वो कहीं नहीं गया, उसको सिर्फ गायब किया गया। हाँ, इंशाल्लाह होगा, मेरा बच्चा वापस आएगा, मैं तो इसी भरोसे यहाँ आई हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का सशक्त और क्लोजली सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम जल्दी ही नजीब को सकुशल अपने पास लाने में सफल होंगे। यूपी के बदायूं के रहने वाले नजीब अहमद का 14 अक्टूबर को अपने हॉस्टल में एबीवीपी के छात्रों से झगड़ा हुआ था। 15 अक्टूबर की सुबह से वो लापता हैं। 27 साल के नजीब अहमद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के छात्र हैं। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में उन्हें कमरा मिला था। दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवान नजीब की तलाश में लगे हैं। मदद करने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कल नजीब की मां बेटे की गुमशुदगी को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मिली थी। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। बेंगलुरु और गुलबर्गा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। टीपू को सांप्रदायिक बताते हुए बीजेपी ने टीपू जयंती मनाने के राज्य सरकार के फैसले का जोरदार विरोध किया। हालांकि राज्य सरकार साफ कर चुकी है कि टीपू जयंती तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 नवंबर को मनेगी। टीपू was a communal leader. He was against the Hindu community, Christian community. He was against Kannada. He was against Kodava. किसी के कोई जयंती किसकी कौन मनाता है, क्या नहीं मनाता, उसके विरोध और पक्ष में नहीं है।
हमारा एक ही विषय है, जो राष्ट्र हित में जिन लोगों ने पहले काम किया इतिहास में, उनकी महानता को याद करें ताकि देश आगे बढ़े। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2015 में टीपू जयंती मनाने का ऐलान किया था। 2015 में भी बीजेपी ने टीपू जयंती का विरोध किया था। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। टीपू जयंती मनाने के विरोध में कर्नाटक हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। अहमदाबाद में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला और नातन को टक्कर मार दी। अहमदाबाद के एसजी हाईवे से गुजर रही महिला और उनकी नातिन को लाल रंग की एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग महिला हवा में उछलकर दूर जा गिरी। लेकिन कार सवार ने रुकने की भी जरूरत महसूस नहीं की। दूसरी गाड़ियां भी सड़क पर ऐसे ही दौड़ती रही। महिला की नातिन उन्हें देखने के लिए दौड़ी। कुछ देर बाद दूसरे लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हिट एंड रन की यह घटना 6 नवंबर की है। हादसे की शिकार महिला का नाम जेनेट थॉमस है। 63 साल की जेनेट दीपावली के मौके पर अपनी बेटी के घर गई थी। वारदात के वक्त जेनेट अपनी नातिन प्रिंसा के साथ खरीदारी के लिए जा रही थी।